नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रेष्ठ। ठीक, आप सबको पता है कि हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत की हम तैयारी करवा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बस मैं उन्हीं को पढ़ा रही हूँ और उसमें से आना निश्चित है। ये मान के चलिए कि जो पाठ मैं पढ़ा रही हूँ उनमें से आना निश्चित है। पद्य पीयूषम में जो भी पाठ हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसी पर आप तैयारी करिए, ठीक है। और इससे पहले के वीडियो में हमने आपको जो है गीतामृतम के कुछ श्लोक बताए थे। गीतामृत श्लोक क्या, पूरा पाठ ही हमने आपको। अब आज हम उसके बाद जो सूक्ति सुधा है आपका जो तीसरा पाठ, उस पर श्लोकों पर हम चर्चा करें, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं सूक्ति सुधा का सबसे पहला श्लोक। सूक्ति सुधा, अब देखिए कह रहे हैं, पहला श्लोक क्या है, ठीक, कह रहे हैं कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। क्या कह रहे हैं, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्माद अपि सुभाषितम। अब इस पाठ का नाम ही है सूक्ति सुधा, ठीक है। अच्छा, अब सूक्ति क्या है, ठीक, सूक्ति माने सुंदर उक्ति, सुधन उक्ति बराबर सूक्ति, ठीक। तो सूक्ति सुधन उक्ति, इसमें दीर्घ संधि है, सु छोटा सा में छोटी की मात्रा, उक्ति, ठीक। सूक्ति का मतलब सुंदर उक्ति, सुंदर वचन, सुंदर बातें, ठीक। तो अब इस पाठ में और विशेष रूप से इस श्लोक के माध्यम से सुंदर बातों की बात हो रही, ठीक। सुंदर बातें, सुंदर वचन, उनका क्या महत्व है, ठीक। कह रहे हैं कि भाषासु मुख्या मधुरा, ठीक। भाषासु, भाषासु माने भाषाओं में, सप्तमी बहुवचन है भाषासु में, सप्तमी बहुवचन। मुख्या माने मुख्य है, भाषाओं में मुख्य है, और मधुरा मधुर है, क्या, और दिव्या दिव्य है, अलौकिक है, क्या, गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती जो है वो संस्कृत भाषा का विशेषण है। संस्कृत भाषा को ही हम गीर्वाण वाणी भी कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि भाषाओं में जितनी भी, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है, क्या, गीर्वाण भारती, अर्थात संस्कृत भाषा, संस्कृत वाणी। संस्कृत वाणी का महत्व बता रहे हैं पहली लाइन में, संस्कृत वाणी का क्या महत्व है। कह रहे हैं कि सभी भाषाओं में, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में सबसे मुख्य है, मधुर और दिव्य संस्कृत वाणी। संस्कृत वाणी, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो पहली लाइन में तो संस्कृत वाणी की बात हुई, संस्कृत भाषा की बात की गई। अब कह रहे तस्माद भी, उसमें भी, किसमें भी, संस्कृत भाषा में भी, काव्यम मधुरम, संस्कृत भाषा में भी सबसे अधिक मधुर क्या है, उसका काव्य। साहित्य के तमाम भेद बताए थे, आपने देखा पिछले वीडियोस में कि गद्य भी है, काव्य भी है, नाट्य साहित्य भी है। तो संस्कृत भाषा में भी सबसे अच्छा क्या है, उसका काव्य, ठीक। गद्य और नाट्य की तुलना में उसका काव्य सबसे अच्छा है। तस्मादि काव्यम, उसमें भी सबसे अच्छा क्या है, उसका काव्य। और तस्मादपि, उसमें भी सबसे मधुर क्या है, उसका काव्य। और तस्मादपि, उसमें भी मधुर क्या है, उसमें भी श्रेष्ठ क्या है, सुभाषित, सुंदर वचन। तो सुंदर वचन का कितना महत्व होता है कि सबसे पहले तो संस्कृत वाणी का, कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है संस्कृत वाणी, और संस्कृत वाणी में भी मधुर है उसका काव्य
और काव्यों में भी मधुर है सुभाषित, सुंदर वाणी, सुंदर वचन। ठीक, ये है श्लोक का अर्थ। अन्य के हिसाब से आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए गीर्वाण भारती, इसको पहले रखिएगा, गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा, भाषासु सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। और उसके बाद तस्मादपि, उसमें भी काव्यम मधुरम, उसमें भी मधुर है उसका काव्य, तस्माद मधुरम काव्यम, उसमें भी मधुर है उसका काव्य, और तस्मादपि उसमें भी सुभाषितम, चाहे तो आप अंत में ब्रैकेट में मधुरम अस्ति कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ अन्वय में कोई शब्द आप अपनी तरफ से जोड़ते हैं अर्थ को पूर्ण करने के लिए, तो उसको आप ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये श्लोक हो गया। इस श्लोक के माध्यम से आपको सुंदर वाणी का, सुंदर भाषा का, सुंदर वचनों का महत्व बता रहा है। सुंदर भाषा का कितना महत्व, वैसे भी आप देखते होंगे कि सुंदर वाणी का कितना, आप सिर्फ बातों से ही आप किसी का मन जीत सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका जो है आप संकेत लिख दीजिएगा, फिर उसका संदर्भ लिख दीजिएगा, फिर उसका प्रसंग लिख दीजिएगा, फिर इसके बाद इसका अन्वय कर दीजिएगा, उसका शाब्दिक अर्थ लिख दीजिएगा, व्याख्या लिख दीजिएगा। ठीक, और नीचे विशेष के तौर पर आप लिख सकते हैं भाषासु या व्याकरणात्मक टिप्पणी डाल दीजिएगा कि भाषासु में भाषा शब्द का सप्तमी बहुवचन ऊपर। ठीक, भाषासु भाषा में। ठीक है, अच्छा, और कुछ और बात आप बताना चाहते हैं कि आप बता सकते हैं विशेष के रूप में कि इस श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में श्लोककार ने जो है सुंदर वाणी का महत्व बताया। सुंदर वाणी का कितना महत्व है, आप हिंदी में पढ़ते होंगे कि कवि ने, किसी लेखक ने भी कहा है, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाँव। ठीक, बात से ही आप हाथी भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई खुश होकर आपको अच्छी जबान से हाथी भी, और कोई खुश होकर आपको हाथी का पाँव भी दे सकता है। ठीक है, ठीक, तो वाणी से ही आप किसी का बात अच्छी भी हो, बात थोड़ी मान लीजिए बुरी भी है, लेकिन आप उसके अच्छे ढंग से आप कहेंगे तो बात आपको अच्छी लगे, सामने वाले को अच्छी लगी। और अच्छी भी बात है, अगर आप उसको बुरे ढंग से कहते हैं तो खराब। तो सुंदर वाणी का कितना महत्व है, सुंदर वाणी से आप किसी के भी मन को जीत सकते हैं। वचने किम दरिद्रता, आप चाहें तो सब भाव साम्य में लिख सकते हैं। वचन में कैसी दरिद्रता, बोलिए, अच्छे से बोलिए, सबसे बोलने में क्या कंजूसी। ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो ये जो पाठ सूक्ति सुधा पाठ है, ये जो नीति ग्रंथ हमारे जैसे वेदुर नीति है, चाणक्य नीति है, भर्तृहरि का जो नीति शतक है, उससे ये सब लिया गया है। उसमें भी सुंदर वाणी का, अच्छी बातों का महत्व बताया गया। तो इस श्लोक के माध्यम से जो है सुंदर वाणी का महत्व बताया गया। अब आइए दूसरे श्लोक पर चलते हैं। ठीक, श्लोक संख्या 2 है और दोनों ही श्लोक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे गीतामृतम पाठ देख लीजिएगा और उसके बाद सूक्ति सुधा, सीधे आइएगा सूक्ति, और दोनों ही श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण। आप कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, कह रहे हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक, पृथिव्याम कह रहे हैं कि पृथिव्याम, पृथ्वी पर। ठीक, सप्तमी एक वचन है, पृथिव्याम, पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, कुल 3 ही रत्न हैं। ठीक, ठीक है, पृथ्वी पर कुल 3 रत्न, इस धरती पर कुल 3 ही रत्न हैं। वो 3 रत्न कौन कौन से हैं, कह रहे हैं कि क्या है, जलम अन्नम सुभाषितम। फिर देखिए सुभाषित का महत्व बताएं। इस धरती पर कुल 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से 3 रत्न हैं, पहला रत्न है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुंदर वचन। ठीक, और लेकिन मूढ़ व्यक्तियों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते,
रत्नों की संज्ञा प्रदान की जाती है। मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडों को रत्न की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। जो नीचे का जो पंक्ति है नीचे की श्लोक की, वो जो है कि वाच्य परिवर्तन यहाँ बदल गया है। देखिए यहाँ पे कर्ता में तृतीया लग गई है, ठीक, और यहाँ पर ये विधीयते आत्मनेपदी धातु चली गई है, ठीक। तो इसका अनुवाद भी आपको वाच्य के हिसाब से करना, अगर आप अच्छा अनुवाद करना चाहते हैं तो मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा प्रदान की जाती है। ऐसे ही अनुवाद कर, ये मत कहे कि मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, कहते नहीं, ठीक। तो कैसे लिखेंगे आप कि पृथिव्याम, अन्वय के हिसाब से आप देखें तो आप कहिए पृथिव्याम, इस धरती पर, जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित, त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि, ये अन्वय हो गया। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि, इस धरती पर कुल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, इसमें कोई अन्वय नहीं, ये नीचे सेम चलेगा, ठीक। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये तो अर्थ हो गया इसका, ठीक। अब सबको पता है कि धरती के 3 रत्न हैं। पहला है जल, बिना जल के कोई जीवित नहीं रह सकता। भोजन के बिना तो एक बार हम रह सकते हैं, 1 आध दिन 2 दिन, लेकिन अन्न, जल के बिना तो हम कदापि जीवित नहीं रह सकते। तो पहला रत्न क्या है? जल। जल ही हमारे जीवन का, हमारे क्या सभी पशु पक्षियों के पूरे जीव का आधार है जल। यहाँ तक कि जो वृक्ष आदि हैं उन सब का भी आधार जल ही है, ठीक। तो इस धरती पर कुल 3 ही रत्न हैं। धरती के रत्न 3 हैं। पहला है जल और दूसरा है अन्न, दूसरे नंबर पर अन्न है, ठीक। कि इस शरीर को अन्नमय कोश भी कहा गया है वेदांत दर्शन की भाषा में। शरीर हमारा अन्नमय कोश है। क्यों अन्नमय कोश है? क्योंकि ये अन्न से फलता फूलता है, बढ़ता है, ठीक है। तो पहला रत्न है जल, दूसरा रत्न है अन्न और तीसरा है सुंदर। यही 3 रत्न हैं। लेकिन मनुष्य, आज का जो मनुष्य है वो पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़े क्या है? ये पत्थर नहीं, पाषाण ये नहीं, जो रत्न है जिसको आप बड़े शौक से, बड़े उससे धारण करते हैं रत्नों को, कहीं अंगूठी में, कहीं नेकलेस बनवाकर, कहीं पर, ठीक है, किसी न किसी रूप में धारण करते हैं कि ये रत्न है, मूंगा है, मोती है, माणिक्य है, उसको हम रत्न कहते हैं। तो ये इसको रत्न कौन कहता है? जो मूर्ख होता है। और वास्तव में रत्न तो क्या है? जल, अन्न और सुंदर वचन, ठीक। ये इस श्लोक की व्याख्या है, ठीक है। तो अब इस पे भी आप विशेष में व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिख सकते हैं। पृथिव्याम सप्तमी एक वचन, ठीक है। और इसके बाद जो है पाषाण खंडेषु सप्तमी बहुवचन, मूढ़ैः तृतीया बहुवचन, ठीक। तो आप चाहें तो व्याकरणात्मक टिप्पणी डालकर लिख सकते हैं। व्याकरणात्मक आप इतने स्टेप डाल देंगे तो एग्जामिनर देखकर खुश हो जाएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको देगा, ठीक। और ईश्वर चाहेगा, भगवान चाहेगा तो हो सकता है आप इतना अच्छा आपको नंबर देख, हो सकता है 90, 95, 98 नंबर भी आ सकते। और अगर संस्कृत में आपने अच्छे नंबर स्कोर कर लिया, हर विषय में कर लिए, संस्कृत तो खासकर और भी स्कोरिंग विषय है, संस्कृत में स्कोर कर लिए और अदर पेपर में, तो हो सकता है ईश्वर चाहे तो आप यूपी टॉप 10 में भी जा सकते हैं। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और अपने को, अपनी कॉपी को एक आम आदमी की कॉपी से अलग रखने का प्रयास करिए। एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है। हाँ,
सामान्य तो सभी लिख देते हैं, लेकिन आप जो है अपनी कॉपी से अपनी लेखनी से, अपनी कॉपी से ये सिद्ध कर दीजिए कि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। ये मेरी कॉपी है, ठीक है। तो आपको जो मैं स्टेप बताएं, जो पॉइंट्स आपको बताएं, इसी ढंग से आप लिखते रहेंगे तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से दौड़ेगी, ठीक है। आप बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये 2 श्लोक थे, ठीक है। एक श्लोक आप और देख लीजिए। अब तीसरा श्लोक कह रहे हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, ठीक। और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब कह रहे हैं धीमता माने बुद्धिमान लोगों का, काला बुद्धिमान लोगों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, धीमताम कालो काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, ये अन्वय है इसका। बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है वो काव्य शास्त्र परिचर्चा में व्यतीत होता है, और इसके विपरीत मूर्खों का समय निद्रया कलहेन वा गच्छति, ठीक। मूर्खों का जो समय होता है व्यसन माने बुरी आदतें, लत, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय व्यसन में, बुरी आदतों में और निद्रा में, कलहेन अथवा कलह में गच्छति बीतता है। गच्छति चाहे तो आप अन्वय के तौर पर आप बाद में उसको ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र परिचर्चा में व्यतीत होता है। शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, अनुवाद लिखेंगे श्लोक का, तो शुद्धतम भाषा में लिखिएगा कि बुद्धिमान लोगों का समय जो है वो काव्य शास्त्र परिचर्चा में व्यतीत होता है, मूर्खों का निद्रा, कलह अथवा व्यसन के द्वारा बीतता है। द्वारा लगा देंगे क्योंकि इसमें सब में तृतीया विभक्ति लगी है। व्यसनेन, कलहेन, निद्रया, तीनों में ही तृतीया विभक्ति लगी है। तो मूर्खों का समय इसके द्वारा व्यतीत होता है, इन कार्यों के द्वारा व्यतीत किया जाता है, ठीक। और ये तीनों श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 99% उम्मीद है कि इसमें से भी एक आध श्लोक आ जाएगा आपको, ठीक है। व्याख्या के लिए आ जाएगा, और ना सही सूक्ति के लिए, संस्कृतार्थ के लिए आ सकता है, आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के श्लोकों पर चर्चा करें। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।